जिनको आसानी से मिल जाता हूं मैं, वो समझते हैं कि बहुत सस्ता हूं मैं। जिनको आसानी से मिल जाता हूं मैं, वो समझते हैं कि बहुत सस्ता हूं मैं। जा पूछ नदी से, जा पूछ नदी से सैराबी मेरी, कौन घड़ा कहता है कि प्यासा हूं मैं। जा पूछ नदी से सैराबी मेरी, कौन घड़ा कहता है कि प्यासा हूं मैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, मेरी तो ख्वाहिश थी कि दरवाजा खुले, वरना खिड़की से भी आ सकता हूं मैं। वेलकम बैक, मैं हूं रंजन मिश्रा रिवोल्यूशन फिजिक्स से, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिफिनीशन आपको हर जगह मिल जाएगा। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एक्चुअली में होता भी है या बस हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज समझेंगे। पहले इस बॉल को देखिए, हरभजन सिंह ऐसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे। देखिए इस बॉल को देखिए, ये ऐसे 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 घूम भी रहा है और फिर मोशन भी कर रहा है। देखिए दैट मीन्स इसका मोशन कैसा है, ऐसे ऐसे, और फिर आगे भी मोशन हो रहा है। दैट मीन्स इस तरह के जो मोशन है, जहां पे रोटेशन भी हो रहा है अलग अलग, इसमें यहाँ का अगर ये जब मोशन कर रहा है तो यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है। दैट मीन्स अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी भी अलग अलग है। उस केस में आप किस तरीके से न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कब वैलिड होता था, पॉइंट मास के लिए। सबसे जरूरी चीज सेंटर ऑफ मास पढ़ने के पहले हमें असल चीज न्यूटन्स लॉ पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ क्या होता था, न्यूटन्स लॉ होता था F नेट इक्वल टू m इंटू ए। अब इसमें जो मास था, न्यूटन साहब ने इसे पॉइंट मास कहा था। अब पॉइंट मास तो ये नहीं है, देख लीजिए इतना बड़ा सा है और ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम ले भी लें डिस्टेंस के एस्पेक्ट में, तो फिर ये अलग अलग वेलोसिटी को कैसे डील करेंगे, ये हमारे पास एक बड़ा समस्या आता है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया। याद करिए, सेंटर ऑफ मास पूरी तरीके से एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यही होता है। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास नाम का कोई चीज बॉडी के अंदर होता नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे बैलेंस होता है वो हो सकता है। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या किया हुआ है, अपने मैथमेटिक्स का ज्ञान लगा के हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि इस तरीके से हम इसको पॉइंट मास बना देंगे। जैसे ये बॉल था, इसके मोशन को एनालिसिस करना है, तो इसको हम इस सारे के सारे मास को एक जगह पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम इस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, एक्चुअली में होता नहीं है। अब आप ही ले लीजिए, मेरा हाथ में मास यहां से यहां तक है, सर में मास है, पैर में मास है, हर जगह मास अलग अलग है। तो मैं पूरे बॉडी का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो एक जगह पे थोड़ा वो है, एक्चुअली में तो एक जगह मास हो ही नहीं सकता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस, अंडरलाइन, फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस एंड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ रहे हैं। समझ में आया? दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास एक माना हुआ पॉइंट है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे और फिर हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे।
जैसे यहाँ पे देखिए F इक्वल टू ma, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ये जो मास होगा, कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी है, कितनी कोई भी बॉडी है, हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को एक पॉइंट पे लगाएंगे। कौन सा पॉइंट? सेंटर ऑफ मास, जिसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। या फिर मोमेंटम ही लिखिए। मोमेंटम क्या होता है? पी एम इंटू वी। ठीक है, तो इसमें जो एम है, एम कौन सा एम है? जो सेंटर ऑफ मास पे है। सेंटर ऑफ मास पे जो है मास, सारा का सारा बॉडी है, कंसंट्रेटेड है, वो वाला मास है। समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद अब हम लोग आते हैं डिफिनीशन पे, और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कहानी को गढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक, अब है यहाँ डिफिनीशन देखिए, कहा गया सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट दैट मूव्स एज थ्रू ऑल द मास वेयर कंसंट्रेटेड देयर। कंसंट्रेटेड देयर, वेयर कंसंट्रेटेड देयर मतलब क्या है कि हम मान रहे हैं कि वहां पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज वेयर अप्लाइड देयर, और सारे के सारे फोर्स वहीं पे लगेंगे। ठीक है, दैट मींस ये क्या है कि पूरी तरीके से माना हुआ पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी हम निकालेंगे तो सिमेट्री का ध्यान जरूर करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझेंगे। अब यहां देखिए, सेंटर ऑफ मास दो तरीके से हम दो अलग अलग बॉडी के लिए डिस्कस करते हैं। एक अगर डिस्क्रीट बॉडी है, डिस्क्रीट बोले तो अलग अलग पॉइंट है, जैसे एक मास यहाँ पे है, 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 एक मास यहाँ पे। इन सब बॉडी का मान लीजिए कि ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m6 है, और इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अलग अलग, सारे अलग अलग मासेज हैं, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसको हम डिस्क्रीट बॉडी के अंदर पढ़ेंगे और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस बॉडी, जैसे ये मार्कर है, देखो पूरा का पूरा मास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरा हाथ देखो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बॉल ही था पूरा, या स्फेरिकल देखिए, सारा का सारा मास कॉन्टिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी का, उसका अलग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों में कनेक्शन भी देखेंगे कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, क्या उसको डिस्क्रीट के तौर पे बना के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक सिस्टम को हम लोग डेवलप करते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रीट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब यहां देखिए कि एक m1 मास है, एक m2 मास है, एक m3 मास है, एक m4 मास है, एक m5 मास है, ऐसे ही मान लीजिए कि हजारों मास है, mn मास है, और सबका फिर आपको पोजीशन पता है। ठीक है, सबका आपको पोजीशन मान लीजिए कि इसका पोजीशन r1 है, ठीक है, इसका पोजीशन r2 है, इसका पोजीशन r3 है, ठीक है, इसका पोजीशन r4 है, इसका पोजीशन r5 है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी n है उसका पोजीशन rn है। अब हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हमें अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो मान लीजिए कि यहां पे होगा, कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता कहां पे होगा, तो इसको हमने बोल दिया कि ये है पोजीशन, ठीक है, RCM का। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि RCM का क्या फॉर्मूला होगा? RCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट 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 डॉट, जितने भी हैं, हजारों हो सकते हैं, Mn Rn अपॉन टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn। ठीक है, समझ में आया? अब अगर x में निकालना है, क्योंकि पोजीशन कैसे लिखते हैं हम, किसी भी वेक्टर का पोजीशन ऐसे लिखते हैं कि x में कितना है, y में कितना है, z में कितना है। तो हमें इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है,
हम एक्स डायरेक्शन में अलग निकालेंगे, वाई में अलग निकालेंगे और जेड में अलग निकालेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्ससीएम। एक्ससीएम क्या होगा? m1 x1 m2 x2 डॉट 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 mn xn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। सिमिलरली आप y डायरेक्शन निकालेंगे, ycm, ये क्या हो जाएगा? m1 y1 m2 m2 y2, ठीक है, डॉट 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 mn yn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। वैसे ही जेड डायरेक्शन में निकाल लेंगे, ZCM क्या हो जाएगा? m1 z1 m2 z2 डॉट 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 mn zn अपॉन टोटल मास, इट विल बी m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। ये था हमारा डिस्क्रीट बॉडी का पोजीशन। ये हम अलग अलग निकाल लिए और फिर इसका पोजीशन वेक्टर RCM कैसे लिख देंगे कि RCM विल बी XCMI प्लस YCMJ प्लस ZCMK, ऐसे लिख देंगे। या पॉइंट के फॉर्म में लिख देंगे कि RCM है कितना, तो ये है XCM YCM और ZCM। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन निकालने के लिए कहानी गढ़ ली। अब है कि अगर बॉडी मोशन कर रही है तब क्या होगा, ठीक है। अगर मोशन कर रही है, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर बॉडी मोशन कर रही है तब क्या होगा? अब आपको पता है पहले से काइनेमेटिक्स से कि अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। दैट मीन्स पोजीशन को अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और पोजीशन है किसका? सेंटर ऑफ मास का। देख लीजिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स dRCM अपॉन dt एंड इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब यहां देखिए, नीचे तो सारा मास है, स्केलर है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएट हो नहीं रहा है। डिफरेंशिएट क्या हो रहा है? पोजीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m1 और dR1 अपॉन dt v1 हो जाएगा, प्लस m2 और dR2 अपॉन dt v2 हो जाएगा। सिमिलरली डॉट 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 mn vn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। देख लीजिए, तो ये क्या आ गया? हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। ये देखिए टोटल मास है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इसको मैं क्या बोल दिया? टोटल को कैपिटल M बोल दिया, ठीक है। इस पूरे को कैपिटल M बोल दूं तो क्या होगा? कैपिटल M VCM। ये टोटल मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ टोटल मास, ये क्या आ गया? मोमेंटम। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। और यहां से देखो क्या लिखा हुआ है? m1 v1, दैट मीन्स p1 आ गया। यहां से m2 v2, दैट मीन्स p2 आ गया, डॉट 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 pn। दैट मीन्स जो मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास का इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये भी आ गया। थर्ड देखिए, अगर यहीं से इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहां से देखो
m1 ये सब तो कांस्टेंट है, v1 डिफरेंशिएट होगा और v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा m1, दैट मीन्स m1a1 m2a2 डॉट 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 mn अपॉन ये टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। ठीक है, तो यहां देखिए हमने क्या किया कि पहले पोजीशन निकाला, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला, फिर अगर ये मोशन में होंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन भी आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंटम आ गया। तो इस चार चीज हमने एक साथ निकाल लिया है, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन अभी है, फिर आगे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मास है m1, एक दूसरा मास है m2, उसके बीच का डिस्टेंस है r, उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब इसको थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए कहा गया कि एक मास है m1, ठीक है, और दूसरा मास है m2। अब कैसे करेंगे, अब इसमें कहीं भी आपको एक्सिस नहीं दिया गया है, बाकी के 2 क्वेश्चन में एक्सिस दिया भी गया है, इसमें एक्सिस नहीं गिवन है, केवल डिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक मास को ओरिजिन पे मान लेते हैं। इसको यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं। हमने क्या किया कि यहीं से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, ये x और ये y, इसको बोल दिया a और इसको बोल दिया b। इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, r था। अब यहां से देखो a का पोजीशन क्या होगा 0 0, और b का क्या हो जाएगा r और 0। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि अगर अभी 2 मास है तो RCM क्या होना चाहिए, m1 r1, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो y में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ x में है, तो इसको x में लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ये क्या हो गया RCM, तो स्केलर में ले लिया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। ये क्या है m1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, दोनों ही 0 0 पे है, तो ये 0 हो गया, 0i प्लस 0j ले लो। यहां इसको क्या लिख सकते हैं m2, m2 का वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर क्या होगा, x में है ये r, ठीक है, तो ri, और y में क्या है 0, तो 0j। वैसे y वाला निकालने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, यहां से क्या आ गया m1 m2, ycm क्या आ जाएगा, ycm इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, और यहां पे देखो क्या आ गया m2, और ये आ गया r अपॉन m1 प्लस m2। देख लीजिए आपने किधर से लिया था, m1 से लिया था। अगर वेक्टर में हटा दो, अब सिंपल r के टर्म में बात करूं तो RCM क्या होगा, RCM होगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग जो हैं ट्रिक बोल के पढ़ाते रहते हैं। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसको इधर से देखता, कहानी को समझिए, आपने m1 से देखा तो यहां पे m2 आया हुआ है। अगर मैं इधर से देखता, ये हमारा मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। जब इधर से देखा तो मान लीजिए कि ये r1 है, और इधर से देखा तो मान लीजिए कि ये r2 है, मान लेते हैं। अगर इधर से देखेंगे, m2 से देखेंगे, तब सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है, तब सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। यहां से देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास आएगा, इधर से देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास आएगा। अब इसको मैंने क्या बोला है, r1 बोला हुआ है, तो r1 की वैल्यू क्या होगी, देखो r1 की वैल्यू हो जाएगी
m2r अपॉन m1 प्लस m2। और R2 की वैल्यू क्या है, इसको हमने R2 बोल दिया। देखो इधर से अगर देखेंगे तो R2 है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं m1 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, m1 r1 और इधर क्या बन जाएगा, m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इधर m2 से, दोनों साइड m2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, m2 r2 इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, m1 m2 अपॉन r, m1 m2 अपॉन m1 m2 इंटू r, और नीचे में m1 m2, नीचे में m1 m2। डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही कहानी हमें बताना था कि ये क्या हो जाएगा, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई, इसका इधर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इनटू इसका मास, इधर से सेंटर ऑफ मास और इसका डिस्टेंस, ये दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहा गया है कि 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, सबका मास गिवन है और आपको सबका सेंटर ऑफ, सबकी वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक, अब देखिए कहीं से भी आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन से, ए से निकाल लो, बी से निकाल लो, सी से निकाल लो, डी से निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूं, ए से निकाल रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखिए पार्टिकल जो है एक्स और वाई में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जेड कोऑर्डिनेट होगा अपने आप 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, इस फिगर का अगर मैं पहले एक्सियम लिखूं, एक्सियम क्या होगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, अब m1 कितना है, 1 kg। देख लीजिए m1 क्या है, 1 kg, और इसका x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये वाला y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0, दैट मीन्स 1 इंटू 0। सेकेंड का m2 कितना है, 2 kg, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो इट इज 2 इंटू 1 प्लस थर्ड बॉडी m3, ये मास 3 है और इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस फोर्थ बॉडी 4 kg है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 1 kg 2 kg 3 kg प्लस 4 kg। अब यहां से देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, 3 प्लस 2 5, और ये हो गया 3 6, और 6 and 4 10, तो क्या आ गया, 1/2, डेट मीन्स 0.5 आ गया। वैसे ही YCM निकाल सकते हैं। YCM क्या होगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 अपॉन, सबको जोड़ दो भाई, क्या है, m1 m2 m3 एंड m4, जोड़ दो। अब देखो इसका क्या है, 1 kg है, मास m1 और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 1 इंटू 0। सेकंड का देखो मास है 2 kg और y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, तो 2 इंटू 0। थर्ड का देखो, थर्ड का मास है 3 kg और y कोऑर्डिनेट ये वाला होता है, तो ये 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 1, अपॉन टोटल मास। टोटल मास अभी जोड़ा था हमने, 10 आया था, ये 0 3 प्लस 4 7, तो ये आ गया 7/10, तो ये आ गया 0.4। डेट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या हो जाएगा, x में
0.5 और y में 0.7 होगा। आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो XCM क्या हो जाएगा, 0.5 i कैप प्लस 0.7 j कैप। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छापना है छाप लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। वेरी गुड। लेंथ कितना गिवन है, 1 मीटर। सबका लेंथ 1 मीटर गिवन है। एक्सिस गिवन ही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए फिर क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे और कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो देखो, ये तो 0 0 हो गया, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये 0 0 हो गया और ये 1 मीटर है और एक्स एक्सिस पे है, तो ये भी 1 और 0 हो गया। कहानी बस इससे पूछना है। तो इससे लिए क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो ऐसे। ये क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 साइन 60, ये y में हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 cos 60। cos 60 क्या होता है, 1/2। डेट मीन्स x में आ गया है 1/2 और साइन 60 होती है √3/2, तो y का कोऑर्डिनेट आ गया √3/2। कहानी फिर से सेकंड क्वेश्चन जैसा हो गया। अब क्या करना है, XCM निकालना है। तो XCM क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1 कितना है, 1 kg इनटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला x कोऑर्डिनेट 0 है। फिर ये है 2 kg m2, 2 kg इंटू x कोऑर्डिनेट उसका 1 प्लस थर्ड मास है 3 kg का और x कोऑर्डिनेट है उसका कितना, 1/2 अपॉन टोटल मास कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 6, ये 0 हो गया। और यहां से देखो ये 2 प्लस 1.5 अपॉन ये 6 हो गया, तो ये हो गया 3.5 अपॉन 6। ठीक है, ऊपर नीचे डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 7 जा 5 और 5 2 जा, ये आ गया 7/12। XCM क्या आ गया, 7/12। वैसे ही YCM निकाल लो। YCM क्या होगा, सेम टू सेम। YCM m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों का खेम है, इसको तो नर्सरी वाला भी कर देगा। क्या है भाई, m1 2 इंटू 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 और थर्ड 3 इंटू √3/2 अपॉन टोटल कितना था भाई, 6 था, तो 6 आ गया। तो ये सब 0 हो गया, तो ये 3/2 इंटू √3 अपॉन 6। ठीक है, तो ये 2, ये हो गया √3/4। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, ये आ गया 7/12 और ये आ गया √3/4। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेंटर ऑफ मास निकालने पे है। क्वेश्चन कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 आर गिवन r1 r2 r3। सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्या करना है आपको, सिंपली फॉर्मूला रख देना है। RCM क्या होगा, अभी आपने पढ़ा RCM क्या है, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको क्या करना है, M1 कितना है 1 kg, तो 1 और R1 कितना है I प्लस 4J प्लस K प्लस M2 है 2 kg, तो 2 इंटू R2 कितना है I प्लस J प्लस K प्लस M3 कितना है 3 kg, तो 3 और R3 है 2I माइनस J प्लस 2K अपॉन टोटल मास कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3। अभी कितना हो गया देखिए, I प्लस I को कॉमन ले लो, I यहां से प्लस यहां से 2I, यहां से एक I और यहां से 2I प्लस यहां से 3 इंटू 2 6, फिर J कितना है यहां पे 4 और यहां पे 2 प्लस यहां पे -3 प्लस K कितना है यहां पे 1 प्लस यहां पे 2 प्लस यहां पे 6 अपॉन 3 2 5 3 3 6। अभी ये नर्सरी वाला क्वेश्चन हो गया, 6 and 3 9I, और ये हो गया 6 minus 3 3J and 9K अपॉन 6। अब ये क्वेश्चन केवल फॉर्मूला पुटिंग था, इसमें कुछ नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है, खुद से कर सकते हैं, इसका गिरना ही रहता है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। 2 blocks of mass 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface। फोटो में दिख रहा है, ठीक है। An impulse gives a velocity कितना ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू हेवियर ब्लॉक, ठीक है। आपने क्या किया कि इसको इधर की तरफ 14 मीटर पर सेकंड से दे दिया, तो बस इसमें बस एक कहानी है क्या कि जैसे ही आपने इंपल्स दिया उस टाइम पे तो ये रेस्ट में रहेगा ना, ये ब्लॉक तो उस टाइम पे रेस्ट में रहेगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी तो 0 है। अब कहानी क्या है, खत्म हो गई। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एक का मास कितना है, इसका मास है 14 और इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है 10 और वेलोसिटी है 14, प्लस दूसरे वाले का मास है 4 लेकिन इसकी वेलोसिटी है 0 अपॉन टोटल मास 10 प्लस 14। तो देखिए 10 इंटू 14 अपॉन 14 कट छट के क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, बच्चों सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बॉडी है जिसको 200 मीटर से ऊपर फेंका गया और एक दूसरा बॉडी है जिसको 50 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया और उसके बीच का डिस्टेंस
90 सेंटीमीटर है, 90 मीटर है। कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, समझिए कि इसमें है क्या। ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर ए है और ये डिस्टेंस आर बी है, हमने मान लिया इसे, ठीक है। हमने इसलिए माना क्योंकि हमें सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें याद करो क्या रिलेशनशिप आया था कि एम ए आर ए मस्ट बी इक्वल टू एम बी आर बी। उस तरीके का रिलेशनशिप आया था कि अगर सेंटर ऑफ मास यहां से R1 था, यहां से R2 था, तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 था। तो हमने मान लिया कि यहां पे सेंटर ऑफ मास है और ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो ये कहानी होनी चाहिए। अब M1 है कितना, M1 है 1 इंटू आर ए इक्वल टू M2 है 2 इंटू आर बी। दैट मीन्स यहां से क्या आ गया कि आर ए इक्वल टू 2RB। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, आर ए प्लस आर बी कितना है, 90 मीटर है। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 90 मीटर। आर ए के जगह पे रख दीजिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2RB प्लस आर बी इक्वल टू 90 मीटर। इसको सॉल्व करिए तो आर बी की वैल्यू क्या आ गई, ये 3RB इक्वल टू 90, तो आर बी की वैल्यू आ गई 30 मीटर और आर ए की वैल्यू आ गई 60 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स यहां से एक चीज हमें क्लियरली पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है आर ए ये 60 मीटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है 30 मीटर है। ठीक है, अब पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम जाने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू सेंटर ऑफ मास प्लस, अब ऊपर जा रहा है तो घटेगा तो माइनस 2a सेंटर ऑफ मास इंटू एच वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें अगर मुझे ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये जीरो हो जाएगा। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल जाए तो कहानी बन सकती है। अब क्या करना पड़ेगा, यही दोनों चीज हमें निकालना है, तो एक एक करके दोनों निकालते हैं। अब वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, ma ua प्लस mb ub अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सी कहानी है। अब देखिए ये ua कितना है 200, ठीक है, ये है 200 और इसकी मास कितना है 1। ठीक है, अब अगर ये ऊपर जा रहा है प्लस मान रहे हैं तो नीचे वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी है। ये हो गया 2, मास इसका 2 है और वेलोसिटी है इसका 50 अपॉन कितना, मास है 2 प्लस 1 3। दैट मीन्स एस आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 200 माइनस 100 अपॉन 3। दैट मीन्स इट विल बी 100/3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में हमें ये पता चल गया। अब अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास भी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम ए, ठीक है, ए का एक्सेलरेशन प्लस एम बी का एक्सेलरेशन अपॉन एम ए प्लस एम बी। अब दोनों ही बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही हैं, तो दोनों के लिए क्या हो गया, दिस इज 1 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी अपॉन 3, तो क्या हो गया, जी आ गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख दीजिए। ये हमारा क्या था कहानी, एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज 0 इक्वल टू जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना आया था, 100/3, तो 100/3 स्क्वायर और फिर -2, ए की वैल्यू हमारी 10 आ गई है इंटू एच, तो यहां से आपका एच आ जाएगा। एच कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन 9, ये इधर आया, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 10, ये हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, और ये 5, तो 500 अपॉन 9 ये मीटर। सॉल्व करने पे कितना आ गया, देखिए h की वैल्यू आ गई 500 अपॉन 9, इट इज 55.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास यहां से h हाइट गया है, सेंटर ऑफ मास यहां से h हाइट गया है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो शुरू में तो ये यहां से, अगर मैं यहीं से रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो यहां से तो ऑलरेडी ये 60 पे था, तो मैक्सिमम हाइट, टोटल मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 60 तो पहले से था प्लस 55.5, ये कितना आ जाएगा 5,115.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दो ब्लॉक है, ए और बी, दोनों का मास गिवन है। ए का मास कितना गिवन है, ए का मास गिवन है 2 kg, ठीक है, और बी का मास गिवन है 1 kg। ठीक है, अब कहा गया है कि इस ब्लॉक का जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल, पहले तो एफबीडी बना दीजिए। ये मास ज्यादा है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एफबीडी बनाइए। नीचे क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये 2g हो गया। ऊपर क्या जाएगा, t, नीचे इसका mg, तो इसका मास 1 kg है तो g ऊपर t। ठीक है, ये सिंपल न्यूटन लॉ से। अब देखिए इस ब्लॉक के लिए, फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं न्यूटन लॉ लगाऊं तो नेट फोर्स, नीचे जो बॉडी है नीचे जा रही है तो नेट फोर्स नीचे का ज्यादा होगा। दैट मीन्स 2g माइनस t इक्वल टू एफ नेट, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। बी के लिए देखिए, बी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा t, और नीचे है g इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 1 kg है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो देखिए t से t कट गया, 2g माइनस g आ गया, एंड दिस इज 3a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई कितना, g/3। अब इसमें ले जाकर डाल दीजिए, इसमें या इसमें, जिसमें मन करे आप डाल सकते हैं। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई g प्लस a,
और a की वैल्यू आ गई g/3, तो इट इज 4g/3। तो यहां से t निकल गया हमारा 4g/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी सब पे अपॉन नेट मास ऑफ बॉडीज। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टोटल देखो, इस पूरे को एक सिस्टम देखें तो क्या है, नीचे यहाँ 2g लग रहा है और यहाँ 3g, डेट मीन्स 2g प्लस g, 3g नीचे लग गया, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2t, एक t यहाँ लग रहा है, एक t यहाँ लग रहा है, और टोटल मास कितना है इसका है 2 kg और इसका है 1 kg। तो ये कितना हो गया, 3g ACM कितना आ गया, 3g माइनस 2t अपॉन 3। वैल्यू रख दीजिए, 3g माइनस 2 और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 4g/3 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो गया, यहां कर लेता हूं मैं, 3g माइनस ये हो गया 8g/3। ठीक है, तो ये हो गया 9g माइनस 8g अपॉन 3। 8 में से 9 में से 8 गया 1g/3। ठीक है, तो ये आ गया g/3 और नीचे 3 था तो ये आ गया g/9। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g/3, या कहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का एनालिसिस डिस्क्रीट बॉडी के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। थैंक यू।